गुड इवनिंग दीपांशु, कैसे हैं आप? चलिए, गुड। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास जो रहेगी बेसिकली वो केवीएस प्रैक्टिस टेस्ट 1 पे रहेगी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा कॉमर्स। और विवियन इंटीग्रेटेड कॉमर्स एंड आर्ट्स अकेडमी झज्जर की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। ये क्लास जो है बेसिकली अगर 11th और 12th का कोई बच्चा भी देखेगा तो उसके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हमारे केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, which one is the true out of the four? First one thing is that services are inconsistent in nature. Services are inconsistent in nature. Second is different customers have different demands. Third one is they are performed exclusively as per the need, demand and expectation of the consumer. And last one is all of the above. तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग अपना आंसर जो है ना साइड बाय साइड चैट बोर्ड में देते रहिए। यदि आपको किसी तरीके की डिस्टर्बेंस लगती है क्लास में तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे साथ साथ इन्फॉर्म करते रहिए ताकि मैं अपनी क्लास को फर्दर ऑन बेहतर कर सकूं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर देने के लिए। होप सो कि आप आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सर्विसेज होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं इन नेचर, और जो सेकेंडली डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट नीड्स भी होती है। ये जो है बेसिकली एज पर द कस्टमर्स नीड जो है उनके डिमांड और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है इनको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर। तो आपको बताना कि टोटल नंबर ऑफ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं। देखिए मैंने रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की आपसे, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर कितने हैं। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में टोटल जो है 21 है, और 2 हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी एंड बीएससी। तो टोटल मिलाकर अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, तो दीज आर 23। टोटल स्टॉक एक्सचेंज 23 है, लेकिन उनमें से 21 जो है हमारे पास क्या है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, और 2 क्या है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। राइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, बिजनेस पीपल हैव द स्किल्स टू सोल्व। बिजनेस पीपल जो होते हैं उनके पास स्किल्स होती है। किस चीज की स्किल्स होती है उनके पास, किस चीज की प्रॉब्लम, किस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल्स उनके पास होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बिजनेस पीपल्स के पास बेसिकली जो स्किल्स होती हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द सोल्विंग सम सोशल प्रॉब्लम्स। जो कुछ बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने की प्रॉब्लम जो है ना उनके पास स्किल्स होती हैं। वो सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है करेक्ट है। गेस्चरल कम्युनिकेशन हैज स्लोअर इफेक्ट ऑन द कम्युनिकेशन। देखिए जो गेस्चरल कम्युनिकेशन होता है क्या उसका स्लोअर इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन पर। आप खुद बताइए कि जब आप गेस्चर देते हैं यानी किसी के सामने मान लीजिए मुस्कुराते हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट जो फीलिंग्स, या आप किसी को भी हाथ से इशारा करते हैं तो वो आपकी बातों को बहुत जल्दी से समझ पाते हैं। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नो, दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। सेकेंड वन है, ट्रांसमिशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डेफिनेटली यदि आप किसी के पास कोई मेल करते हैं, कोई लेटर भेजते हैं तो उसका फीडबैक इंस्टेंटली हमारे पास नहीं आता। फीडबैक आने में हमें क्या लगता है, समय लगता है। सो इट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। मतलब
यहाँ पर पूछा विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है एक। चलिए आगे और भी देख लेते हैं। जॉब एनालिसिस कैन नॉट असिस्ट इन डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए जॉब एनालिसिस कैन नॉट असिस्ट इन डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, ये जो है एक हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये बेसिकली असिस्ट करता है डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करने में हमारी मदद करता है, तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो हमारा राइट आंसर जो क्या होगा, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्चुअली जो हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हमारा समय ज्यादा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्रोनियम UNCTAD UNCTAD इज यूज्ड फॉर। आपको बताना है जो UNCTAD है वो किसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है। चलिए मैं यहाँ आंसर भी देख पा रहा हूं और दीपांशु गर्ग का जो है आंसर मुझे मिल पा रहा है। तो दैट इज फॉर द क्वेश्चन नंबर। आप प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें अपना आंसर देते हो, ताकि मुझे ये पता रहे कि आप किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, राइट। सो द एक्रोनियम UNCTAD इज यूज्ड फॉर, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, or it is used for United Nation Congress on Trade and Development, it is used for United Nation Convention on Training and Development, or it is used for United Nation Convention on Trade and Development। तो देखिए it is basically a conference, ये क्या है, बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडी बुक्स टू लेजर। देखिए सब्सिडी बुक से लेजर में ट्रांजैक्शन लाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन लाने को हम क्या कहते हैं, इट इज जर्नलाइजिंग, इट इज ट्रांसफरिंग, इट इज पोस्टिंग और इट इज बैलेंसिंग। चलिए जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, क्या जवाब होगा, किस प्रकार की प्रोसेस है ये हमारी बेसिकली। यस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडी बुक्स टू लेजर। देखिए जब भी आप पार्टिकुलरली सब्सिडी बुक से लेजर में ले जाते हैं ट्रांजैक्शन को, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 था विच वन इज द ट्रू, इनमें से कौन सा जो है बेसिकली ट्रू है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक्स कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं बेसिकली वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करते, वो सिंप्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना सिंपल बना देते हैं, बनाना प्रिपेयर करना, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, राइट, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इज इट क्लियर। चलिए सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन होमोजेनिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली ये क्या करते हैं, होमोजेनिटी क्रिएट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है। आगे और भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस द कंपेरेबिलिटी, नो इट इज नॉट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, रिडक्शन नहीं करता। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है कंपैरिजन करने के लिए, दो फाइनेंशियल डाटाज को आपस में कंपेयर करने के लिए ये जो है क्या करता है, हेल्प करता है, उसमें कमी नहीं लाता, उसमें रिडक्शन नहीं लाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनरेस्ट्रिक्टेड थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस, दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस नहीं है, राइट। तो चलिए इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होमोजेनिटी इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। देखिए एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज के बारे में यदि हम बात करें तो बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो बेसिकली हम यदि कोई पार्टिकुलर मान लीजिए मटेरियल यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में दोबारा रीजनरेट नहीं होगा, वो एग्जॉस्ट होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, तो इनको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है की इंस्टीट्यूशन विच फैसिलिटेट द इशू एंड सेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड। वो कौन से की इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली मदद करते हैं इशू और सेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में। तो दीज आर टू बी नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। की इंस्टीट्यूशन विच फैसिलिटेट द हियर बाइंग एंड selling of the various types of security that is known as stock exchange, right? उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राइट टू सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड थ्रू। देखिए राइट टू सेफ्टी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। किसके बारे में बात करते हैं, रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उनके लिए जो राइट टू सेफ्टी है वो किसके द्वारा गिवन ऑप्शंस में से जो है इंश्योर की जाती है। वो एफपीओ के द्वारा की जाती है, ट्रेडमार्क के द्वारा की जाती है, पेटेंट मार्क के द्वारा की जाती है, ज्योग्राफिकल मार्क के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज एफपीओ मार्क। ठीक है, फूड प्रोसेस ऑर्डर्स मार्क, राइट, फूड प्रोसेस ऑर्डर मार्क्स के द्वारा इसका किया जाता है, इसको राइट टू सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। बाकी जो 3 है दैट इज रिगार्डिंग टू ट्रेडमार्क अबाउट एनी पार्टिकुलर लोगो हो सकता है, पेटेंट जो है हम बेसिकली कोई भी इन्वेंशन करते हैं उसको रजिस्टर कराते हैं, और ज्योग्राफिकल मार्क जो होता है जो पार्टिकुलर एरिया में कोई प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट नॉट फॉर द कंज्यूमर, वो बेसिकली वहाँ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उनके लिए हम जीआई इंडेक्सन यूज करते हैं बेसिकली ज्योग्राफिकल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है मैं बता दूं एक बार आपको। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है जहां पर हम लोग पावर्स अपने हाथ में रखते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते बोलने का, उनको हम बेसिकली ऑर्डर्स देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्या ये हमारा मोटिवेशन इनहांस करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। नॉइज क्या करेगा? नॉइज आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा या रेस्ट्रिक्ट करेगा? डेफिनेटली इट इज रेस्ट्रिक्टेड योर कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वन है फीडबैक इंटरव्यू। देखिए फीडबैक इंटरव्यू कब दिया जाता है? जब आप पार्टिकुलर किसी का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद आप उससे फीडबैक मांगते हैं। तो क्या ये कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन? क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ते हो तो हम एम्प्लॉय से लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज ग्रोथ पोटेंशियल्स। जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके ग्रोथ पोटेंशियल्स को संचालित करने के लिए एक जॉब इनरिचमेंट क्या है, टेक्निक है बेसिकली। तो इसमें हमारा जो है करेक्टली मैच पे हमें फाइंड आउट करना था, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत हम क्या जो है बेसिकली हमने इसमें जो है शामिल नहीं करना है। तो पहला पॉइंट है बी प्रोटेक्टेड फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड हैजार्डस टू द लाइफ। ऐसे जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर बैन लगाना जो कि शरीर हमारे लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो क्या उनको हम यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमें पूछा है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे नॉट एंटाइटल्ड जो इसमें शामिल नहीं होता। बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी शामिल करते हैं। गेट कंज्यूमर एजुकेटेड, यस हम कंज्यूमर को एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस कॉज ड्यू टू फॉल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए फॉल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में शामिल नहीं करते। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नोट पूछा था तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से खरीद लिया, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी थी, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए और आप उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो उसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ TQM। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आपको बताना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल को हम क्या फॉलो करते हैं
क्या हम उसमें सप्लायर पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं, क्या हम उसमें मेजरमेंट एंड रिकग्निशन को फॉलो करते हैं, क्या हम उसमें मेथोडोलॉजिकल टूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल का भी यूटिलाइजेशन करते हैं और पार्टनरशिप सप्लायर भी होता है, क्योंकि उसमें वो हमें जिस प्रकार की क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करेगा उसी प्रकार का तो हम प्रोडक्शन करेंगे। मेजरमेंट और रिकग्निशन भी हम इसमें करते हैं, बट मैथोडोलॉजिकल टूल्स को हम इसमें फॉलो नहीं करते हैं। तो इट इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ TQM। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको यदि हम इशू करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उनको कहाँ शामिल करते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब प्रेफरेंस शेयर के इशू के बारे में बात की जाए तो इट इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है ये, एक हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इससे हमारे पास पैसा आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर एक दो छोटी छोटी बातें और मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो बनाई जाती है एज पर AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो AS3 रिवाइज इस पे एप्लीकेबल होता है, एक बात। नंबर 2, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 एक्टिविटी होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो बिजनेस की रूटीन की एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग वो होती है जिसमें हम बेसिकली शेयर को, डिवेंचर्स को, लोन्स को के थ्रू पैसा क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या उनकी रीपेमेंट करते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली रिलेटेड टू होती है हमारी इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स, और समहाउ हम कहीं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी दे देते हैं, तो वो भी हम इसमें शामिल करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। मोटिवेशन की जो हाइजीन थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है। देखिए अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन की हाइजीन थ्योरी के बारे में, तो ये बेसिकली किसने प्रोपाउंड की है, इसकी ये जो प्रोपाउंड की गई है हेज़बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा, हेज़बर्ग के द्वारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे, हेज़बर्ग के द्वारा ये प्रोपाउंड की गई है। और ये 1959 में क्या की गई थी, प्रोपाउंड की गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हेज़बर्ग कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड। पहला डायमेंशन होता है उसका हाइजीन और दूसरा होता है मोटिवेशन। तो इसलिए इसको 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। पहला फैक्टर होता है हमारा हाइजीन, दूसरा फैक्टर होता है मोटिवेशन, इसलिए 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मोटिवेशन में बेसिकली हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन में हम उसको प्रोवाइड करते हैं जैसे अचीवमेंट अगर कर लिया, उसको इसका रिकग्निशन कर लिया, यानी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और अगर हम बात करें हाइजीन में तो उसके हम सैलरीज के बारे में, बोनसेस के बारे में, यानी मॉनेटरी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 फैक्टर थ्योरी होती है और हेज़बर्ग ने इसको प्रोपाउंड किया है। कब, 1959 में, राइट। कब प्रोपाउंड किया है, 1959 में। याद रखिएगा ये थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है, व्हेन दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड, और किसने की है, हेज़बर्ग ने की है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, बिजनेस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, हु स्टेट दिस स्टेटमेंट। देखिए ये तो एक स्टेटमेंट है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। बिजनेस प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, बौद्धिक प्रोसेस है। ये कुंटेज और डोनल ने ये डेफिनेशन या ये स्टेटमेंट बेसिकली दी है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, ट्रू बताना आपने, विच वन इज द ट्रू। फर्स्ट वन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल विल प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस, नो, ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता बेसिकली हमें। मोशन स्टडी वुड फाइंड आउट वन बेस्ट वे। देखिए मोशन स्टडी तो बेसिकली हमारे जो मूवमेंट्स होती हैं किसी काम को करने में उनके बारे में स्टडी करता है, वन बेस्ट वे के बारे में स्टडी नहीं करता। वन बेस्ट वे के बारे में कौन स्टडी करता है, मेथड स्टडी, राइट, मेथड स्टडी। बेस्ट मेथड कौन सा है काम करने का, राइट, बेस्ट मेथड कौन सा है काम करने का, ये इसके बारे में ये डिस्कशन करता है, राइट। तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये पॉइंट भी गलत हो गया। टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट अचीव सिंप्लीफिकेशन इन वर्क, एंड लास्ट वन है फ्यूल्स प्रिंसिपल इंटेंडेड टू बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब किसका प्रिंसिपल है, FW टेलर का प्रिंसिपल है। तो हमारा जो है ट्रूथ स्टेटमेंट हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी क्या होगा हमारी इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए रिटेलर is a business, a retailer is a business enterprise that sells goods
वो क्या करता है, गुड्स को बेचता है, सर्विसेज को बेचता है डायरेक्टली टू हुम। अब रिटेलर किसको गुड्स बेचता है आप बता दीजिए। देखिए आपके आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, ऑल आर टू बी कंसिडर्ड एज अंडर द रिटेलर, वो रिटेलिंग में कंसिडर की जाती है। तो रिटेलर जो होता है वो किसको सामान बेचेगा, वो कस्टमर को सामान बेचेगा या होलसेलर को या अदर रिटेलर्स को या नन ऑफ द अबव। देखिए होलसेलर से तो वो परचेज करता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अदर रिटेलर्स को क्या करेगा बेच के, क्योंकि अदर रिटेलर्स तो होलसेलर से सामान खरीदते हैं, तो वो बेसिकली किसको सामान बेचेगा, कस्टमर्स को सामान बेचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आपका, दैट इज कस्टमर्स। कस्टमर से वो क्या करता है, सामान परचेज करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद इक्विटी शेयर्स। इनमें से कौन सा पॉइंट इक्विटी शेयर से कंसिडर नहीं है। देखिए इक्विटी शेयर के बारे में हम बता दें, इसका सबसे पहले आप नोट करेंगे, अनदर नेम ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर, राइट। ये ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से जाने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इनके पास ओनरशिप होती है बिल्कुल। क्या इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, नहीं, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। क्या इनके पास वोटिंग पावर होता है। क्या इनको राइट इशू का अधिकार है इनके पास, यस है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट कनेक्टेड विद या नॉट कंसर्न विद इक्विटी शेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये जो है बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप जो है ना मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि भाई जो है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, तो प्लीज़ उसको चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। लेटर ऑन जब भी मैं आपकी चैट्स को रीड करूंगा, पढ़ूंगा, तो अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी मिली या कोई गलत क्वेश्चन लगा, तो हम उसको करेक्ट करके आप तक पहुंचा देंगे। और एक बात, इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे विवियन एकेडमी के नाम से, तो ये फाइल आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कौन सी इनमें फीचर नहीं है। क्या वो एक लीगल एंटिटी होती है, यस होती है। क्या उसका मोटिव सर्विस मोटिव होता है, बिल्कुल होता है। क्या उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उनकी लायबिलिटीज क्या अनलिमिटेड होती है, नहीं, उनकी लायबिलिटीज कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये इसकी एक फीचर नहीं है, ये इसकी एक फीचर नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है that is regarding to which is not the merit of departmental undertaking। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कौन सी इनमें फीचर नहीं होती। देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में यदि बात करूं, तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर पब्लिक सेक्टर। किसके पार्ट होते हैं आपके, ये पब्लिक सेक्टर के पार्ट होते हैं, पहली बात। और जो पब्लिक सेक्टर के पार्ट है तो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी शो करते हैं। ये सुटेबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है ना, हमारा आर्म डिपार्टमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी करते हैं, बिल्कुल। क्या ये कस्टमर ओरिएंटेशन होता है इनके साथ, नहीं, कि कस्टमर ओरिएंटेशन इनका नहीं होता। तो इट इज नॉट द मेरिट ऑफ योर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ऑप्शन डी जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर, आपको बताना है इनमें से कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल। ये किसका प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, राइट। तो ये तो हमारा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है। फंक्शनल फोरमैनशिप, यस, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। सोशल रिवोल्यूशन नहीं है। रेम्यूनरेशन और टू एम्प्लॉय, ये भी एक हेनरी फ्योल का जो है प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब 3 ऑप्शंस जो है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। आपको इनको जो है बेसिकली मैच करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNCTAD, GATT, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इनको आपको क्या करना है, मैच करना है बेसिकली इन 4 दिए गए फिगर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है उसका जो काम होता है, जो मेंबर्स कंट्री होती है उनके बीच में ट्रेड ट्रांजैक्शन जो होती है उनको कम करना होता है। क्या है, ट्रेड ट्रांजैक्शन जो होती है उनको कम करना होता है, राइट। तो अगर हम देखें ए का ऑप्शन नंबर 2,
ए का ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बेसिकली क्या करता है, रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड ट्रांजैक्शन बाय मेंबर्स कंट्री। तो आप सर्च कर लीजिए ए का सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ है हमारे पास अवेलेबल। देखिए इसमें 4 से स्टार्ट है तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा आंसर, ये 3 से स्टार्ट है तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन बचा हमारे पास बी एंड ऑप्शन बचा हमारे पास डी। तो इनमें से हमें क्या करना है, सर्च करना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। चलिए करेक्ट आंसर को हम सर्च करते हैं। ए का हमें पता लग गया सेकंड है, तो बी के साथ या तो फर्स्ट होगा या बी के साथ थर्ड होगा। तो UNCTAD, UNCTAD, चलिए सबसे पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं। टू मेक प्रपोजल फॉर पुटिंग द पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। बिल्कुल इसका पर्पज ही क्या है, पॉलिसीज जो होती हैं उनको इफेक्ट में लेकर आना होता है। तो बी का फर्स्ट जो है वो एक करेक्ट फंक्शन है। तो सेकंड के साथ अगर हम देखें तो ए बी के साथ यहाँ पर ए है तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट बचा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है ए लिमिटेड फॉरफिटेड। ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड, वो क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है कितने शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2। यानी 10 रुपए का शेयर है, 2000 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 एंड सेकंड कॉल मनी ₹3 पर शेयर, जिसकी वजह से हमको क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। राइट, 10 रुपए का, थैंक यू JNV वर्ड, थैंक यू वेरी मच। 10 रुपए का जो है पार्टिकुलरली क्या है, एक शेयर है, 2000 शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया फॉर रिकॉर्डिंग दिस फोर फीचर कॉल्स इन एरियर विल बी क्रेडिटेड। जो कॉल्स इन एरियर होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितने अमाउंट से हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए जब कॉल्स इन एरियर होता है तो आप स्पष्ट आपको यहाँ पता लग रहा है कि 2 रुपए आपको किस पर नहीं मिल रहे हैं, 2 रुपए आपको फर्स्ट कॉल पर नहीं मिल रहे हैं, 3 रुपए किस पर नहीं मिल रहे हैं, फाइनल कॉल पर यानी सेकंड कॉल पर नहीं मिल रहे हैं। टोटल शेयर कितने हैं, 2000 शेयर हैं, 2000 शेयर पर आपको कुल मिलाकर कितने रुपए नहीं मिल रहे हैं, 5 रुपए नहीं मिल रहे हैं। राइट, तो कुल अमाउंट जो बनती है दैट इज योर 10,000 अमाउंट, जो आप क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट करते वक्त कॉल्स इन एरियर में क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। यदि ये पूछा जाता कि शेयर कैपिटल डेबिट कितने से की जाएगी, तो आपका आंसर क्या होता, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से की जाएगी। जल्दी से आप जो है ना मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर जो है ना पोस्ट कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कितने से होता। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है वो बेसिकली वो अमाउंट आती है इसमें अंदर जो हमें पार्टिकुलरली एक शेयर से मिली है। तो 5 नहीं मिले हैं और 5 मिले हैं तो डेफिनेटली 10,000 रुपए ही हमारे यहाँ क्रेडिट में आते। और लेकिन शेयर कैपिटल में डेबिट कितने होते हैं ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लीस्ट कंसर्न फॉर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो लीस्ट कंसर्न होती है किससे, यानी इन 4 फंक्शंस जो 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, या मतलब बहुत ही कम वो जो उससे संबंधित होता है। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने में मदद करती है, जी हाँ करती है। क्या अलोकेशन ऑफ फंड्स करने में मदद करती है, बिल्कुल करती है अलोकेशन ऑफ फंड्स करने में भी। एस्टैब्लिशमेंट असिस्ट मैनेजमेंट, यस असिस्ट मैनेजमेंट को भी हमारे जो करने में क्या करती है, मदद करती है। क्या जीपी रेशो हम निकालते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, बताइए क्या जीपी रेशो हम निकालते हैं, नहीं जीपी रेशो हम लोग नहीं निकालते हैं। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम इसके अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। राइट, जीपी रेशो हम इसके अंदर नहीं निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। क्या आंसर होने वाला है 27 क्वेश्चन का। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या करता है, मतलब जब एक मैनेजर डेलीगेट करता है अथॉरिटी को तो उसकी अकाउंटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आता है, क्या वो घटती है, क्या वो इंक्रीज होती है, क्या रिमेन्स एज इट इज,
या नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर कोई भी मैनेजर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है किसी पार्टी को, तो इट मीन्स कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई भी चेंज क्या है नहीं आता। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप आंसर दे रहे हैं तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या रहेगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का, कि जब भी कोई मैनेजर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा तो अकाउंटेबिलिटी उसकी कम नहीं होगी, ना ही बढ़ेगी, बल्कि एज इट इज रहेगी। मैं एग्जांपल दूं छोटा सा, मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं और प्रिंसिपल जो है वो आपको अपनी डेजिग्नेशन पावर दे देता है, तो उस कंडीशन में यदि आपसे कोई गलत काम हो जाता है स्कूल कैंपस के अंदर, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि प्रिंसिपल ही जिम्मेदार रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो अथॉरिटी थी वो प्रिंसिपल की थी, उन्होंने सिर्फ आपको अथॉरिटी क्या की है, डेलीगेट की है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मींस, जो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है उसका क्या मतलब होता है? देखिए जनरली पार्टनरशिप फर्म की एक टर्म है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और वो प्रिंसिपल भी होते हैं। वो क्या होते हैं? एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो हमारा यहाँ चेक कर लीजिए कहां पर है एजेंट एंड प्रिंसिपल, एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, ईच पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो ये डिफाइन करती है कि भाई दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स को खरीदने और बेचने में एक फैसिलिटी के तौर पे हमारे साथ जुड़ी हुई है, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड हमें करती है। तो देखिए इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चलिए गुड। 28 क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस मैक्रो इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है? तो आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन कहां पर ये लाई करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। ये सोशल, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दैट इज इट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है उसके बेसिकली कितने फैक्टर होते हैं? 5। इनको हम याद करते हैं PESTL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। इन 5 फैक्टर पर जो है मैक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली टिका हुआ, जो कि अनकंट्रोलेबल है, जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरी गुड। 30 का जिसने ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, गुड। MS गेमिंग प्लीज अगर आप अपना नाम चेंज कर ले तो मैं आपको आपके नाम से बुला पाऊंगा, आपको आपके नाम से संबोधित कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे MS जो है ना गेमिंग ही बोलना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग, रिक्वेस्ट है कि यदि आपके साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल में और भी PGT की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की, तो उनको आप ये जो मैसेज जो है ये इसका लिंक जो है वो शेयर कर दें और थंब इंप्रेशन पेस्ट करना ना भूलें। साथ में जो यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के हैं और आपके एग्जाम में आने लायक हैं, तो प्लीज़ आप उसके लिए जो सिंबल्स का यूज़ करके चैट बॉक्स में मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। आंसू, ओके, गुड 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 आंसू। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, आपको बताना है माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है माइक्रो इन्वायरमेंट का। देखिए मैंने आपको 5 फैक्टर बताया दैट इज रिगार्डिंग टू योर माइक्रो इन्वायरमेंट। अब आप बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। तो माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली एक इंडिविजुअल स्टडी होती है, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट की स्टडी होती है। सो इसमें सप्लायर्स आते हैं, क्या इसमें कंपटीटर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या इसमें पब्लिक आती है? जी पब्लिक भी आती है। क्या ट्रेड पॉलिसीज इसमें हमारे पास आती हैं? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए आप इसका, क्या इसमें ट्रेड पॉलिसीज हमारे पास आती हैं? ट्रेड पॉलिसी बेसिकली किससे संबंधित होती है? हमारी ट्रेड पॉलिसी बेसिकली संबंधित होती है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर
पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट लॉ। तो दैट इज ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट लॉ, आपको इसका एक्ट जो है याद ही करना पड़ेगा, और इसका पार्टिकुलर जो एक्ट है हमारा दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट, 1986। और हमारा जो चाइल्ड लेबर एक्ट होता है दैट इज ऑल्सो 1986। चाइल्ड लेबर एक्ट भी हमारा कौन सा है, 1986, राइट। चलिए होप सो आपको इसका जो है हाँ पॉलिसी होती है आंसू, पॉलिसी होती है, लेकिन ट्रेड पॉलिसी नहीं होती है बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। बिजनेस की पॉलिसी जो होती है, मतलब बिजनेस में जो ट्रेड हम करते हैं उनके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का आपने आंसर आइडेंटिफाइड कर लिया, 1986 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आइए देखते हैं। इट इज एन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Mr. X, a holder of 20,000 shares for ₹10 each, has paid ₹2 on application। पेमेंट की है, देखिए पेमेंट की है ₹2 एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर। He did not pay ₹4 on first call। और देखिए टोटल अमाउंट देखें तो 3 और 2 5 और 4 ₹9 बनते हैं। ₹10 का शेयर है और ₹1 के बारे में कोई जिक्र हुआ नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ₹10 में से ₹1 अभी मांगा नहीं है। तो कोल्ड अप अमाउंट कितनी है आपकी, ₹9 है। कोल्ड अप अमाउंट कितनी है, ₹9। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंट आफ्टर फर्स्ट कॉल। इनके शेयर्स को क्या कर लिया गया है, फॉरफिट कर लिया गया है जैसे इन्होंने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल के बाद। तो दीज शेयर्स री इशूड एट ₹7 for ₹9 पर शेयर। ₹9 का मानते हुए हम इनको ₹7 में री इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ₹2 पर शेयर हम क्या उठा रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर का लॉस। जो ये लॉस होता है वो किस में जाता है हमारा, बेसिकली शेयर फॉर फ्यूचर में जाता है। तो आपसे पूछा गया कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट करेंगे कैपिटल रिजर्व को निकालने का। कैपिटल रिजर्व विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ री इशूड शेयर, नंबर ऑफ री इशूड शेयर, राइट। आप थोड़ा सा लिख लेंगे, मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो मैं बोल देता, नंबर ऑफ री इशूड शेयर इनटू प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर, प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर, राइट। जब शेयर आप फॉरफिट करते हैं तो पर शेयर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस लॉस पर शेयर ऑन री इशूड, लॉस पर शेयर ऑन री इशूड। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ री इशूड शेयर कितने हैं, 20,000 शेयर एज इट इज रीइशूड किए हैं। कितने, 20,000, 20,000 शेयर हमने रीइशू किए हैं। और प्रॉफिट पर शेयर हमें कितने मिले थे, 3 और 2 5, 2 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर। तो ₹5 हमें फॉरफिट करते हुए रिसीव हुआ था। और रीइशू करते हुए मैंने आपको बताया कि ₹2 का आपको लॉस हुआ है। तो ₹2 आप यहाँ माइनस कर दीजिए। टोटल बना आपके पास कितना, 60,000, 20,000 गुना में 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इसको जो है फॉर्मूले को नोट कर लें, फॉर्मूला आपको बड़ी हेल्प करेगा इस तरीके के क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मार्केटिंग मिक्स मीन्स। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है। देखिए मार्केटिंग मिक्स का सिंपल सा मतलब होता है जो भी आप इनपुट लेते हैं उनका एक फेयर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेयर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, और नन ऑफ द बोथ तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ फेयर इनपुट्स। जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं उनका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर हो गया, 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है असर्शन क्यूसी इज स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो एक स्मॉल ग्रुप होता है एम्प्लॉइज का। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ क्यूसी शुड नोट ऑफ सिमिलर एरिया। देखिए क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, जो एक ही एरिया से बिलोंग करेंगे, राइट। एक ही एरिया से, मान लीजिए प्रोडक्शन में हमने गुड्स की क्वालिटी को चेक करना है तो क्या होना चाहिए, उसी एरिया से लोग क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। और देखिए यहाँ पर जो कम से कम लोग होते हैं ना वो कितने होने चाहिए, 3 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 12 लोग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में हो सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, कम से कम अगर आपसे
पर्सन पूछा जाए तो 3 होते हैं और मैक्सिमम 12 तक हो सकते हैं। तो असर्शन क्या है, ठीक है, और रीजन क्या है, गलत है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कौन सा फंक्शन जो होता है वो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास एक ही फंक्शन ऐसा होता है जो सभी फंक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं उनको एक्शन में लेकर आता है, दैट इज डायरेक्टिंग, राइट। कौन सा है वो, डायरेक्टिंग। देखिए आप खूब अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए, खूब अच्छे से जो है ऑर्गेनाइजिंग करिए, खूब अच्छे से स्टाफिंग भी करिए, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर्ली डायरेक्ट नहीं कर पाए, मोटिवेट नहीं कर पाए, उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके ऊपर सुपरविजन नहीं कर पाए, तो आपका जो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा। तो इसलिए डायरेक्टिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, द वर्ल्ड बैंक बिगेन्स इट्स ऑपरेशन इन। आपको बताना जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए। तो वर्ल्ड बैंक का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे दैट इज इन द 1944। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक कब आया था एक्शन में, जुलाई 1944। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके समझाने में इसमें कुछ ही नहीं था मेरे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, होप सो आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपके आंसर का जो है इसमें वेट करूंगा। चलिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी आपसे पूछा गया है कि कितने मेंबर्स होते हैं। तो होप सो कि आप इसका आंसर करेक्टली जो है दे पाएंगे। 50 होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, 200 होते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 38, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मेंबर्स की संख्या बतानी है इन प्राइवेट कंपनी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड ऑप्शन डी जिन्होंने ऑप्ट किया है बिल्कुल सही आंसर है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 200 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी बता दीजिए कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। चलिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और बता दीजिए कितने होते हैं, 2, राइट। कितने होते हैं, 2। एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ पूछ लेते हैं, आपसे बता दीजिए कि जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के उनकी लायबिलिटी कैसी होती है। जल्दी से आप इसका आंसर करिए। इतने क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुड जया मैम, गुड, आप भी आए हैं। चलिए तेजवीर जी, आपका आंसर गलत हो गया। 200 मेंबर जो है कम से कम होते हैं, राइट। 200 मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। 50 पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं। 50 किस में होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए प्राइवेट कंपनी में पूछे हैं तो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, 200। और 50 के बारे में यदि पूछे जाए तो कहाँ होंगे, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, राइट, एज पर कंपनी एक्ट 2013। चलिए यस, गुड। इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, आपको बताना इनमें से कौन सा ट्रू है। लव, सिंपैथी, अफेक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो हम ये चीज शामिल नहीं करते। कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी, जल्दी से आंसर दे दीजिए, कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, कौन सी एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 2 है एडवर्टाइजमेंट कम्स अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ओहो, एडवर्टाइजमेंट तो एक हमारी सर्विस इंडस्ट्री है और ये सेकेंडरी में ना कर किस में आती है, टर्सरी में आती है। किस में आती है, टर्सरी इंडस्ट्री में आती है, राइट। थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशनल्स अर्न मॉनेटरी गेन बाय रेम्युनरेशन, सैलरी और वेजेस। अब प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको तो फीस मिलती है, सैलरी और वेजेस नहीं मिलती। उनको क्या मिलती है, फीस मिलती है। तो ये भी हमारा इसका करेक्ट आंसर नहीं हुआ। लास्ट वन और पढ़ लेते हैं। प्रोफेशन इन्वॉल्व्स ए कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिशनर एंड ए क्लाइंट। बिल्कुल सही, ये हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं। यस, गुड जय मैम, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। 39 का फोर्थ, क्योंकि उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल, प्रैक्टिशनर और क्लाइंट के बीच में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ट्रेड ब्लैंक गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेड होता है वो क्या करता है, गैप क्रिएट करता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, या इंक्रीज करता है, या डिक्रीज करता है, या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या रहेगा, क्या ट्रेड
गैप क्रिएट करता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। देखिए ट्रेड जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक दूसरे के नजदीक लाता है, एक दूसरे के क्या लाता है, नजदीक लाता है। तो इनके बीच का गैप बढ़ेगा घटेगा, डेफिनेटली इनके बीच का गैप क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विंस्लो टेलर इज रिलेटेड टू, विंस्लो टेलर किससे संबंधित है, बताइए विंस्लो टेलर किससे संबंधित है, फंक्शनल मैनेजमेंट मेथड से, ह्यूमन रिलेशनशिप इन मैनेजमेंट से, स्टैटिस्टिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट से, या स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट से। तो देखिए विंस्लो टेलर बेसिकली एक साइंटिफिक जो है ना टेक्निक के जन्म जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्म जाता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही बिलोंग्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं बेसिकली उनसे ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है ये देखते हैं। आपको कैलकुलेट करनी है करंट लायबिलिटीज व्हेन वर्किंग कैपिटल इज ₹45,000, टोटल डेट्स इज ₹1 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट्स इज ₹70,000। चलिए मैं आपके आंसर का इसमें वेट करूंगा, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। राइट, देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, वर्किंग कैपिटल दी गई है, टोटल डेट्स दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड जो होते हैं, यदि उनमें नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ा जाए, और उनमें करंट लायबिलिटीज को जोड़ा जाए, तो वो इक्वल टू होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होती है उनको बोलते हैं टोटल एसेट्स, राइट, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज होते हैं उनको बोलते हैं टोटल डेट्स। तो आपके पास देखिए टोटल डेट्स यहाँ पर क्या है, गिवन है 1 लाख रुपए, और लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 70,000, दोनों मिलाकर 1 लाख रुपए की है। तो करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी आपके पास, दैट इज 30,000, राइट, कितनी हो जाएंगी 30,000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 से चलते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ये देखते हैं। When a company issue shares at a premium, the amount of premium may be received by the company। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है किस पर, प्रीमियम पर, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंपनी के लिए कहाँ कहाँ पर उसको जो है रिसीव हो सकता है, यानी कंपनी प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ रिसीव कर सकती है, मे बी कहाँ कहाँ रिसीव कर सकती है। क्या वो एप्लीकेशन के साथ कर सकती है, क्या वो अलॉटमेंट के साथ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या वो कॉल्स पर मांग सकती है प्रीमियम, बिल्कुल मांग सकती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी पर वो प्रीमियम मांग सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी, देखिए नेवर वर्ड लगा दिया, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड। क्या है ये, नेगेटिव वर्ड है, नेवर अंडरटेक्स द ट्रेडिंग एक्टिविटी। देखिए कुछ हद तक जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है। ए पब्लिक लाइब्रेरी इज ए नॉन प्रॉफिट सीकिंग अकाउंटिंग एंटिटी, बिल्कुल पब्लिक जो लाइब्रेरी होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है एक प्रकार का। रिवेन्यू आइटम्स आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल एनपीओ का एक चैप्टर है, एनपीओ के चैप्टर में हम जो रिवेन्यू आइटम जितने भी होते हैं वो कहाँ दिखाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम बाय ए क्लब टू बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट बिल्डिंग फंड अकाउंट, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा नोटिस हमसे पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो होटल्स होते हैं या जो किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, राइट, ट्रेडिंग एक्टिविटी उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको बताना है मार्केटिंग के इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का पहला पॉइंट है सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स
एंड इंक्रीजिंग द डिमांड। देखिए मार्केटिंग जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो और डिमांड बढ़े। सेकंड है क्रिएटिंग गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली मार्केटिंग का पर्पस ये भी होता है कि गुडविल हमारी क्या हो, इंक्रीज हो। प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव, यानी ऑल ऑफ द अबोव क्या होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है ये देखते हैं। हैवी एडवर्टाइजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। जो हैवी एडवर्टाइजमेंट होता है न्यू प्रोडक्ट पर जो हम लॉन्च करते हैं, यानी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, किस प्रकार का खर्चा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो क्या कहलाता है हमारे पास, दैट इज रिगार्डिंग टू आवर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। यदि आप उसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहे हैं तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है हमारी। बेसिकली हम तो प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में कुछ पार्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हैं, राइट। चलिए 46 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न विद। बिजनेस फाइनेंस किससे संबंधित होता है। देखिए बिजनेस फाइनेंस जो रिलेटेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है हमारा, बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कैपिटल फंड्स। बिल्कुल सही है, कैपिटल फंड्स को एक्वायर करने में बिलोंग करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड, इनको यूटिलाइज भी करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। बिजनेस फाइनेंस दोनों से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48, वायलेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ कमांड। जो यूनिट ऑफ कमांड होती है उसका वायलेटिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे सामने। मतलब अगर हम बात करें कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है अगर यूनिटी ऑफ कमांड हम तोड़ देते हैं। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड है क्या, पहले तो ये समझिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है जहां पर एक तो क्या हो, हेड हो, एक तो क्या हो, हेड हो, और उसके अंतर्गत बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। वैसे तो 1 हेड और 1 सबऑर्डिनेट होता है, 1 सीनियर 1 सबऑर्डिनेट होता है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत सारों को एक व्यक्ति द्वारा यदि कमांड दी जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिटी ऑफ ए कमांड। तो क्या उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसका वॉलेटिंग इफेक्ट नहीं है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड को आप फॉलो करते हैं तो इजीली क्या किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। सेकंड है एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेटी प्रिवेल्स। देखिए कोऑर्डिनेटली जो प्रिवेल्स होता है, यानी कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड को यदि आप फॉलो करते हैं ना तो एक कोऑर्डिनेशन की भावना बनती है। हाँ बिल्कुल ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हाँ ये क्या है, इसका एक वॉलेटिंग इफेक्ट है। क्या ये इसका एक वॉलेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पर हम बेसिकली पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी ये इसका क्या रहेगा, एक वॉलेटिंग इफेक्ट रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड का। 48 का सी बिल्कुल सही जय मैम। चलिए नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। देखिए जो पैसे की कमी होती है उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पीपीपी मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ता है, नहीं तो खुद ही पैसा लगा देती सारा, प्राइवेट लोगों की जरूरत तो ना पड़ती। बिल्कुल सही, ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए 4 ऑप्शन में से ये सही स्टेटमेंट है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी फिर भी 3 हम एक बार रीड कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है, क्या गलती है तो क्या गलती उनके अंदर है। ऑप्शन बी कहता है रिस्क इन्वॉल्व इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर बियर बाय द गवर्नमेंट ओनली। नो, गवर्नमेंट ओनली नहीं होती। देखिए पहले नाम से क्लियर हो गया, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, तो दोनों सेक्टर मिलकर जो है इसमें क्या करते हैं, लॉस को बियर करते हैं, किसी प्रकार का रिस्क को बियर करते हैं, राइट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो होते हैं आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने पहले ही बताया आपको, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनके अंदर, देखिए पब्लिक सेक्टर जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली 3 चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक गवर्नमेंट कंपनी और एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो ये तीनों के तीनों क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पार्ट हैं तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नोट दे दिया यहाँ पर, तो ये क्या हुई, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। इन ए गवर्नमेंट कंपनी 49% ऑफ पेड अप कैपिटल इज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है। 49% की जगह कितना होता है, 51% होता है। कितना होता है, 51%, राइट। चलिए गुड।
तो 49 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 49 का सॉरी डी जो है वो गलत है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रू पूछा था ना, तो बाकी तो तीन स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, इम्प्रेस सिस्टम कहाँ पर यूज होता है, क्या वो परचेज बुक में यूज होता है, क्या वो कैश बुक में यूज होता है, क्या वो सेल्स बुक में यूज होता है, या फिर वो पैटी कैश बुक में यूज होता है। देखिए इम्प्रेस सिस्टम बेसिकली बिलोंग टू द पैटी कैश बुक, तो ये पैटी कैश बुक में यूटिलाइज होता है। वेरी गुड। चलिए पैटी कैश बुक से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर, Which of the following instrument can be called as fiat money? देखिए fiat money जो होती है बेसिकली वो एक पेपर करेंसी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की पेपर करेंसी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें सच होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और जो आजकल मॉडर्न फिएट करेंसी है दैट इंक्लूडिंग द डॉलर, यूएस डॉलर, राइट, उसमें हमारा डॉलर इंक्लूड होता है। तो फिएट करेंसी क्या है, फिएट मनी क्या है, पेपर करेंसी है बेसिकली, राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड नहीं होती। तो देखिए जो करेक्टली मैच नहीं होती उनके बारे में पढ़ना। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे सामने, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी, पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। तो इट इज एन इंटेलिजेंस टेस्ट, हाँ इसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सन की लर्निंग एबिलिटी के बारे में जानते हैं या उसके बारे में एक टेस्ट लेते हैं। इट इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, यस डेफिनेटली इट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। इट प्रोवाइड्स क्लूज टू ए पर्सन इमोशंस एंड हिज और हर रिएक्शन एटसेट्रा। देखिए इसको हम पर्सनालिटी टेस्ट में शामिल करते हैं। तो ये ट्रेड टेस्ट जो है ये गलत है। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है बेसिकली जो उसको नॉलेज है ना एक पर्सन को, उस नॉलेज की हम टेस्टिंग करते हैं कि उसकी नॉलेज कहाँ पर लाई करती है। तो इट इज अंडर द नॉलेज टेस्टिंग, राइट। तो नन ऑफ द अबव तो है नहीं, तो ये पूछा था हमसे नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नॉट करेक्टली मैच कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ट्रेड टेस्ट नहीं होता, ये क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है एक प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज, जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है किसी क्लब के द्वारा वो कहाँ पर या किस प्रकार की रिसिप्ट होती है। देखिए सबसे पहले बता दूं जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है दैट इज अ कैपिटल नेचर रिसिप्ट, और ये एक बार मिलती है इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है एज एन लायबिलिटी के तौर पे। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, कैपिटल रिसिप्ट है और शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इनकम होती है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाती है, नहीं। कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। कैपिटल रिसिप्ट ऑप्शन सी कहता है कैपिटल रिसिप्ट तो है लेकिन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एसेट साइड में नहीं आएगी, एक प्रकार की लायबिलिटी है। रेवेन्यू रिसिप्ट ये है नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है ये देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹8,000, सेल्स आर ₹1,10,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹80,000। तो आपको क्या बताना है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। तो आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले के बारे में। COGS आप मुझे बता दीजिए क्या फॉर्मूला होता है इसका। दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस में नेट परचेजेस, जल्दी से आप जो है मुझे बता दीजिए, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो जो वैल्यू आपको दी गई है पुट कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 8,000 दिया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 0 है। नेट परचेजेज हमें निकालनी है, नेट परचेज हमें क्या करनी है, निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया गया है, 80,000 दिया गया है, 80,000। तो आपके पास परचेजेज कितनी आ जाएगी देख लीजिए, 10,000 माइनस 8 2,000, तो 2 + 78, 2 + 78, अगर मैं 78,000 यहाँ लिख देता हूँ तो मेरे पास ये 80,000 की इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। आपको बताना रिक्रूटमेंट
टेस्ट जो होते हैं, रिक्रूटमेंट जो होती है, उसका एम क्या होता है? क्या उसका एम क्रिएटिंग ए पॉजिटिव इमेज ऑफ द फर्म होता है? क्या उसका एम अट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट होता है? या बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं, या नन ऑफ द अबव होता है? तो देखिए, रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सबसे पहले समझिए रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं? पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं। जब हम रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं, लोगों को एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तो एक पॉजिटिव फिगर जाता है लोगों के माइंड में ना, और एक लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को भी हम इसमें क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। ब्लैंक प्लेस द कस्टमर एट बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है कस्टमर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिजनेस साइकिल में रखता है। कौन सा पॉइंट बिजनेस में उसको बिगिनिंग से लेके क्या करता है? एंड तक रखता है। जल्दी से बता दीजिए। और देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। जितना ज़्यादा हो सके आप उसको लाइक और शेयर करिए, और बाकी दोस्तों को भी अपने को जो है इन्वॉल्व करिए, ताकि वो भी आए और वो भी हमारे साथ कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर पाए, राइट। तो देखिए, कस्टमर जो है पहला पॉइंट है फंक्शनल इंटीग्रेशन। फंक्शनल इंटीग्रेशन में कंज्यूमर का कोई रोल नहीं होता। कस्टमर ओरिएंटेशन, यदि हम कस्टमर ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं तो कस्टमर को क्या करता है? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ बिजनेस साइकिल प्लेस करता है। मार्केटिंग मायोपिया, इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? एक करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 57। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। एक नया पार्टनर जो है ना, 1/5 share of his profit in favor of C and B surrenders 2/5 share of his share in favor of C। तो यहाँ पर दो पार्टनर दिए गए हैं। पहली बात, उनका रेशो 3:2 दिया गया है, सी को एडमिशन दिया गया है, और 1/5 हिस्सा ए क्या करता है? सरेंडर करता है ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, एंड बी करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो आपको बताना उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सैक्रिफाइस शेयर निकालना होता है। यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो दिया गया है 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट बाय ए। तो यहाँ पर सी जो है पार्टनर आया है, वो दो पार्टनर से ले रहा है। किस किस से ले रहा है? ए से और बी से ले रहा है, राइट। कितना कितना ऐसा ले रहा है? ए के हिस्से का 3/5 का, ए के हिस्से का कितना? 1/5, 1/5। तो कितना दे रहा है? 3/25। तो 3/25 उसने ए से लिया। कितना लिया? 3/25 से ए से लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास बी से कितना ले रहा है? 2/5। किसके हिस्से का? बी के हिस्से का। 2/5 इंटू में बी का हिस्सा भी कितना है? 2/5 ही है, 2/5 ही है। तो इससे कितना ले रहा है? 4/25। कितना? 4/25। यहाँ पर एक बार सी का शेयर निकाल लीजिए। सी का शेयर हमने देखा तो 4 और 3 7, 7/25 बनता है। कितना बनता है? 7/25 बनता है। तो सीधी सी बात है, जब सी का हिस्सा 7/25 है हमारे पास, तो चेक कर लीजिए 7/25 कहाँ बनता है। ये है 5 और 4 9 और 3 12। तो 3/12 तो 1/4 हुआ, नहीं बनेगा। 5 5 10 और 2 12, तो 2/12 1 जो कितना हो गया? 6 हो गया, ये भी नहीं बनेगा। 2 3 और 1 4, ये 1/4 बनता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 12 और 6 18 और 7 25, तो 7/25 बनता है। तो एक तो तरीका हुआ ये कि हमने सी का हिस्सा निकाला और मैच कर लिया। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर हो गया, राइट। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बाकी जो ए का ओल्ड शेयर है 3/5, ए का ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से आप माइनस कर सकते थे किसको? ए के सैक्रिफाइस शेयर को, जो कि कितना बनता है? 3/25 बनता है, राइट। तो इससे भी आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये नया शेयर आ जाएगा ए का। तो 5 और 25 बेस बराबर करने के लिए मैं इसको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 5 से यहाँ डिवाइड करा देता हूँ। तो 5 थी 15/25, 15 में से 3 गए 12/25 जो है ए का नया शेयर बनता है, 12/25।
25। आप चेक कर लीजिए 12/25 नया शेयर कहाँ बनता है, तो यहाँ से भी यही 12/25 हमारे सामने निकल कर आता है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 12 और 7 19, 19 और 6 25, तो बी का कितना बचेगा, 6/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 58। आपको बताना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेटअप इन इंडिया इन द ईयर, तो इसको आप याद रखिएगा 1977 में। 1977 में क्या हुआ था, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या हुआ, सेटअप हुआ है इंडिया के अंदर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज इज। आपको बताना प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, कंपनी आती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो ये सब हमारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर के पार्ट है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 60, द बुक कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। देखिए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब था टाइम बेस्ड, टाइम के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड, राइट। तो हम वो क्या कहाँ पर रखते हैं, बेसिकली जर्नल में रखते हैं। किसमें रखते हैं, जर्नल में, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, जर्नल। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए, ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर। जो ऑन द जॉब मेथड होता है ट्रेनिंग के, वो इनमें से कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए ऑन द जॉब का मतलब होता है काम पर रहते रहते हम ट्रेनिंग देते हैं या उनके बारे में बताते हैं। तो जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, जब व्यक्ति जॉब ज्वाइन करता है तभी हम ये देते हैं, और इसको बेसिकली इन्वायरमेंट यानी जो बिजनेस कल्चर है उसके बारे में दी जाने वाली ट्रेनिंग कहलाती है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक मेथड होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होती है वो एक डमी ट्रेनिंग होती है, जो कि बिजनेस से कहीं दूर एक बिजनेस जैसा इन्वायरमेंट तैयार करके दी जाती है, तो इसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड नहीं है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक मेथड होता है। प्रोग्राम्ड इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम्ड इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का बेसिकली ऑफ द जॉब यानी केस बेस्ड स्टडी हम इसमें देते हैं, एक प्रकार से प्रोग्राम्ड इंट्रोडक्शन होता है। ये भी हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड नहीं होता। लास्ट वन है अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ आप देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, 61 का ऑप्शन ए। गुड गुड आशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 61 क्वेश्चन का आंसर ए हुआ। 62, ए माइनर इन ए फर्म, एक माइनर जो है फर्म में क्या हो सकता है, देखिए क्या नहीं हो सकता है, चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करते हैं। कैन नॉट बी मेड ए पार्टनर, देखिए कैन नॉट बी मेड ए पार्टनर, वैसे तो अगर हम बात करें तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि माइनर को पार्टनर बनने के लिए कम से कम 18 साल का होना चाहिए। लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर होगा, एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं इनके साथ साथ। कैन बी मेड ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पेरेंट्स की कंसेंट से हम किसी को पार्टनर नहीं बनाएंगे। पार्टनर बनाने के लिए हमें पार्टनर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कैन बी मेड ए पार्टनर एज अडल्ट्स आर मेड, जो जैसे नौजवान होते हैं 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग होते हैं उनको हम जैसे पार्टनर बनाते हैं, इसको भी पार्टनर बनाया जा सकता है। देखिए बनाया जा सकता है, बट व्हेन इट इज टू बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट, जब किस में लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। तो कैन बी मेड अ पार्टनर ओनली इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा इसके लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 62 का ऑप्शन डी। ओके तेजवी, देयर इज नो इशू। देखिए हमें तो तैयारी करनी है, तैयारी के साथ जो है हमें नींद को त्यागना पड़ेगा, सीधी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट है, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट है, प्लीज बताइए मुझे। क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस, अभी अभी हमने ना एक इक्वेशन देखी थी और मैंने आपको बताया था COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, बेसिकली दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, राइट, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो छोड़ दीजिए, वैसे मैं लिख देता हूँ, जीरो ले लूंगा मैं, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दूं तो इट विल बी इक्वल टू जीरो। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो जीरो ऑप्शन कहाँ है हमारा, सभी में जीरो है। चलो चेक कर लेते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज नहीं होता है, ये गलत है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज नहीं होता है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज नहीं होता है, ये प्लस होता है, ये भी गलत हो गया हमारा। परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक होता है, यस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आशु। 63 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। ओनली ए नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट इज सफिशिएंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ, केवल हमें नोटिस देना ही सफिशिएंट होता है पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करने का, यदि पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, एट विल। पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, एट विल अगर है तो केवल नोटिस मात्र से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज शोन इन। जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो पार्टनर का कहाँ दिखाया जाता है, तो डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, ये देखते हैं। Analysis which is conducted by the management for examining the financial position and operational efficiency of enterprise is, जो हमारा एनालिसिस होता है इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट फॉर द एग्जामाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो वो किस प्रकार का एनालिसिस कहलाता है। देखिए ये दोनों के दोनों जो एनालिसिस हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना, दीज आर बेसिकली द फर्म्स इंटरनल एनालिसिस। कौन से एनालिसिस हैं ये, इंटरनल एनालिसिस होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, ये देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर। तो आपको बताना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है वो कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ एक स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर, आपको इसके बारे में बताना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कब रिकॉग्नाइज हुआ, जल्दी जवाब दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बिल्कुल आप जल्दी बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज 1993। देखिए ये एस्टेब्लिश्ड तो हुआ है 1992 में, ठीक है, लेकिन इसको एज ए स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने जो रिकॉग्नाइज किया है वो अप्रैल 1993 में किया। कब किया है, अप्रैल 1993 में किया, राइट। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। What is called as blood of business? What is called as blood of business? बिजनेस का ब्लड क्या होता है, मटेरियल, लेबर, फाइनेंस या नन ऑफ द अबव। मटेरियल, लेबर, फाइनेंस और नन ऑफ द अबव, जल्दी बता दीजिए। मटेरियल का, लेबर, बिजनेस का जो ब्लड होता है वो किसे मानते हैं ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो सीधी सी बात है, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस। क्या होता है हमारा, फाइनेंस। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम ना मटेरियल ला सकते हैं, ना लेबर ला सकते हैं, ना कोई मशीन लगा सकते हैं। फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है, राइट। फाइनेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अथॉरिटी एंड वर्क इन मैनेजमेंट। आपको बताना है अथॉरिटी एंड वर्क ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित इनमें से क्या नहीं है। देखिए स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट। तो हम बात करते हैं नॉट एसोसिएटेड विद अथॉरिटी एंड वर्क इन मैनेजमेंट। तो अथॉरिटी और वर्क इन मैनेजमेंट में स्पीड बॉस आता है, रिपेयर बॉस भी आता है, इंस्पेक्टर भी आता है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट इसका सही आंसर हमारा होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। देखिए एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वो सिस्टम होता है जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बोथ ए एंड बी। नो ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विल बी कॉल्ड एज एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी इसमें क्या है, करेक्ट है। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी इसमें क्या है, करेक्ट है, आपको इसके बारे में बताना है। कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, और लाइबिलिटीज
इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का निशान लगाना भूल गए हम लोग, एसेट्स माइनस में कैपिटल। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, सॉरी एसेट्स माइनस में कैपिटल, एसेट्स माइनस में कैपिटल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटियर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल फोर्स है जिसको मार्केटियर्स जो है मॉनिटर नहीं करेंगे, यानी मार्केटियर द्वारा मॉनिटर करना कोई जरूरी नहीं है। नॉट एन इन्वायरमेंट फोर्स, तो क्या डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट फोर्स है, बिल्कुल है। क्या नेचुरल इन्वायरमेंट फोर्स होते हैं, होते हैं। क्या पॉलिटिकल लीगल ये हैं, बिल्कुल है। मेगा ट्रेंड जो है वो हमारे नॉट एन इन्वायरमेंटल फोर्स, जिनको कि मार्केटर्स को क्या करना होता है, मॉनिटर्ड करना होता है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से पढ़ते हैं। विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल फोर्स है जिसको मार्केटर्स को मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। तो मेगा ट्रेंड्स जो है बेसिकली इसका क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा 72 का ऑप्शन डी, 72 का ऑप्शन डी, राइट। चलिए इसको करेक्ट करिए जिसका भी गलत हुआ है। इफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय कंज्यूमर एज कंपनसेशन 89 लाख, द केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शैल बी फाइल्ड विद, तो ये कौन से केस में आएगा। देखिए चलिए इसमें जो है 89 लाख की जो अमाउंट दी गई है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंगली, सॉरी 2019 के अकॉर्डिंगली, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, क्योंकि 1 करोड़ तक के मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फॉलो किए जाते हैं और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मुकदमे स्टेट कमीशन में और 10 करोड़ से ऊपर के मुकदमे नेशनल कमीशन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म में 89 लाख तक के मुकदमे किए जाते हैं। यहाँ पर अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक के, और यहाँ पर अप टू 10 करोड़, मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ या 10, और यहाँ पर मोर देन 10 करोड़ के केसेस जो सोल्ड आउट किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किसके द्वारा किया जा सकता है। क्या बिजनेस पीपल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट करेगी, जी बिल्कुल वो भी करेगी। क्या साइंटिस्ट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, राइट। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, ग्रेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ग्रेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द फंक्शंस ऑफ, आपको बताना है ग्रेडिंग किसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो ग्रेडिंग अगर बेसिकली देखा जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन में हम सिंप्लीफिकेशन लाते हैं या एफिशिएंसी को चेक करते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो ग्रेडिंग से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए 75 का ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड अंडर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको बताना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो उनमें से कौन सा इसमें जो है फंक्शन बिलोंग नहीं होता। देखिए HRM जो बिलोंग करती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो बिलोंग करती है वो प्लानिंग से करती है, वो ऑर्गेनाइजिंग से भी करती है, वो रिक्रूटमेंट से भी करती है, बट उसका प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिटेबिलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज क्या है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सोर्स ऑफ द फर्म है, एप्लीकेशन ऑफ द फर्म है, नीदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए फंड फ्रॉम पूछा ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो दैट इज मीन सोर्स ऑफ फर्म। फर्म के लिए क्या है एक प्रकार का सोर्स, फ्रॉम होता है प्लस पैसा जहां से आता है, तो सोर्सेज ऑफ द फर्म, ये फर्म के क्या है सोर्सेज। एप्लीकेशन होता है यूजेज, तो अगर यहाँ होता फंड्स
यूज्ड इन ऑपरेशन, तो हम एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म पर टिक कर देते हैं। अभी सोर्सेज फ्रॉम पूछा है, तो सॉरी फंड्स फ्रॉम पूछा है ऑपरेशन से, तो ये सोर्सेज ऑफ द फॉर्म कहलाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है द पॉलिसी कंसर्निंग क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इज कॉल्ड। जब हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड पॉलिसी। वही तो पॉलिसी होती है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हम लोग बेसिकली लेते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं ना, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो डिविडेंड बांटने का निर्णय लिया गया है, उस पॉलिसी को क्या कहेंगे? डिविडेंड पॉलिसी कहेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है? आपको इसके बारे में बताना है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है। तो हमारे पास ऑप्शन है हैजबर्ग ने दी है, रूम ने दी है, या फिर ये थ्योरी आपको दी है पीटर एफ ड्रकर ने। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए, इसका क्या होगा? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है। देखिए आज जो क्वेश्चन मैं लेके आऊँ वो आप लोगों के लिए बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इनको एक बार करते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि कम से कम से आपको KVS के जो PGT एग्जाम होने वाला है उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे। देखिए मैं सारे के सारे तो नहीं कह सकता, अगर सारे ही मैं बना देता तो सीधी सी बात है कि आप मेरे ही वाले क्वेश्चन कर लेते, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए 100 क्वेश्चन, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको PGT एग्जाम में पक्का 100% आपको मिलेंगे। और एक नंबर की मारा मारी है भाई PGT एग्जाम के अंदर, तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करिए, रिवाइज करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए उन अपने दोस्तों के साथ जिनको बेसिकली इस प्रकार क्वेश्चन की क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए सही आंसर दे दीजिए। हु हैज डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये थ्योरी होती है व्रूम की, इसका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है विक्टर व्रूम। विक्टर व्रूम ने ये थ्योरी दी है हमें, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। इसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं और ये बेसिकली एक इक्विटी थ्योरी है, उसके इक्विवेलेंट मानी जाती है, राइट। अगर आपके सामने आ जाए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो ये इक्विटी थ्योरी की इक्विवेलेंट मानी जाती है, इक्विटी थ्योरी की इक्विवेलेंट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है बता दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। IMF के कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं है? तो रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन इंटरनेशनल पेमेंट, देखिए ये तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या है? रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन इंटरनेशनल पेमेंट। हाँ इंटरनेशनल पेमेंट, ये पेमेंट से बिलोंग करता है ना, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट से बिलोंग करता है, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये इसका क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड टैरिफ, फिर है इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, ये दोनों के दोनों इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन इंटरनेशनल पेमेंट, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो क्या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने में हेल्प करती है? क्या ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने में मदद करती है? नहीं नहीं नहीं। असर्टेन प्रॉफिट और लॉस निकालने में मदद करती है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सही। तो A, C और D इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 82 है इट प्रोवाइड्स बैंक फैसिलिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर टू ऑल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंकर टू ऑल बैंक होता है। तो बताइए क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्यों होता है? क्या ये बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। क्या इट प्रोवाइड्स बैंकिंग फैसिलिटी टू ऑल द मेंबर्स एंड प्राइवेट बैंक ऑफ द कंट्री? हाँ जी बिल्कुल करता है। तो ये इसका एक रीजन हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इट प्रोवाइड मॉनेटरी, नो नो नो, खाली मॉनेटरी प्रोवाइड नहीं करता। इट प्रोवाइड्स रेगुलेटरी फंक्शन फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ कंट्री, ऑल द बैंक्स ऑफ कंट्री, रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करता है। देखिए ये भी जो है इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कारण अगर देखें तो बैंकिंग फैसिलिटी जो है ये हमें क्या करता है? सभी पब्लिक और प्राइवेट बैंकों को प्रोवाइड करता है, राइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है दैट इज रिगार्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए जब भी आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शामिल करते हैं, तो बेसिकली हम उनकी कॉस्ट ऑफ इशू को जरूर इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ इशू को। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। रिटेन अर्निंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, नहीं बिल्कुल नहीं, वेटेड में तो सभी लेते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल इज गिवन मोर वेट, नो नो, सभी कैपिटल को बराबर जो है वेट प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ इशू इज कंसिडर्ड, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ इशू क्या की जाती है इसमें, कंसिडर की जाती है। वेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द बुक वैल्यूज, ना मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं ये बेसिस भी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिए टेबल जो है ना एफ के अकॉर्डिंगली कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है कितनी 12%। और अगर ये कॉल्स इन एडवांस की जगह होता कॉल्स इन एरियर तो देन आंसर विल बी, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, तब क्या आंसर होता आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर पिनअप करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए कि अगर यहाँ पर लिखा होता कंपनी विल हैव टू चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ब्लैंक ऑन कॉल्स इन एरियर्स, तो कितना वो इंटरेस्ट चार्ज करती है एज पर टेबल एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। द एनएससी निफ्टी बेस पीरियड इज, तो निफ्टी के लिए जो बेस पीरियड हमने अज्यूम किया है वो है 1995। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 86। बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्ड लुकिंग आउटवर्ड्स टू, बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्ड लुकिंग आउटवर्ड्स टू, आपको बताना है जो बेंचमार्किंग होती है उसमें हम क्या शामिल करते हैं। क्या हम उसमें हाउ अदर्स अचीव परफॉर्मेंस लेवल इस बात को देखते हैं, क्या हम उसमें अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस अदर यूज उसको देखते हैं, या दोनों को ही देखते हैं, या दोनों में से किसी को नहीं देखते हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर मैं बात करूं बेंचमार्किंग की तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड फिक्स करना, और हम दूसरों को और अपनी परफॉर्मेंस को देख के स्टैंडर्ड क्या करते हैं फिक्स करते हैं, और दूसरों के प्रोसेस वो किस तरीके के प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इस बात पे भी हमारा क्या होता है फोकस होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर, एथिक्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए, या नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज के लिए। देखिए एथिक्स तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए और लोअर लेवल तीनों के लिए क्या होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है 88 द मार्जिन ऑफ सेफ्टी मे बी डिफाइंड एज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है आपको बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होती है, इट इज डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। किसके बीच का डिफरेंस होता है ये, प्लान्ड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का। देखिए अगर आपकी प्लान्ड सेल्स 100 रुपये है और आपकी ब्रेक इवन सेल्स 40 रुपये है तो इसका मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए 60 रुपीज़, कम से कम 60 रुपये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, राइट। और अगर बिजनेस को कंटिन्यू रखना तो कम से कम आपको 40 रुपये तो सेल करनी ही पड़ेगी। तो ये आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको पूछ ले मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है तो जो प्लान सेल होती है और जो ब्रेक इवन सेल होती है उनके बीच का ये डिफरेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, आपको बताना इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। क्या टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है, बोलिए। क्या प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बोलिए। क्या कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, क्या वीडियो कैमरा एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए इनमें से अगर हम बात करें तो प्रिंटर जो है वो आपका एक क्या है आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम प्रिंटिंग की कमांड देते हैं और प्रिंट लेते हैं, राइट। तो प्रिंटर इज एन योर आउटपुट डिवाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, इनमें से कौन सा जो है पॉइंट या कौन सी मेमोरी बेसिकली जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आप आंसर नोट करेंगे, रैम जो होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या है आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, इन द कमेंट बॉक्स गिव द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम फ्रॉम द कंप्यूटर कोर्स में भी आपके जो है ना कंप्यूटर का एक जो क्वेश्चन आता है आपके पीजीटी एग्जाम में उसमें भी जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रैम स्टैंड फॉर और रोम स्टैंड फॉर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके जो है कमेंट कर दीजिए क्या क्या फुल फॉर्म होंगी। इतने हम क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है
At the beginning of an accounting year, a club has assets worth rupees 19,000, liabilities rupees 5,000 and rupees 1,800 as debit balance of income and expenditure account. तो आपको बताना है ओपनिंग कैपिटल उस फर्म की कितनी है, ओपनिंग कैपिटल उस फर्म की कितनी है। तो देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दे देता हूँ छोटी सी। बैलेंस शीट में मेरे पास ओपनिंग एसेट्स दी गई हैं कितनी, 19,000 रुपये की। कितनी है, 19,000 रुपये की। हैज एसेट्स वर्थ रुपीज 19,000, एसेट्स कितने की है, 19,000 रुपये की। क्लियर है। और मेरे पास 5,000 रुपये की क्या है, 5,000 रुपये की है लाइबिलिटीज। 5,000 रुपये की क्या है, लाइबिलिटीज है। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट। और 1,800 रुपये का क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। 1,800 रुपये का डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो टोटल ये हो गए हमारे पास 20,800 रुपये। और इधर 20,800 में से हमने 5,000 माइनस किए तो ये हो गए मेरे पास 15,800 रुपये, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी, 15,800 रुपये। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए हमने क्या बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक प्रकार से ओपनिंग एसेट्स दी थी, ओपनिंग कैपिटल लाइबिलिटीज दी हैं, एक डेबिट बैलेंस दिया है, प्रॉफिट और लॉस यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस दिया है। तो करेक्ट आंसर में ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे और ये 5,000 माइनस करेंगे तो ये 15,800 हमारे पास बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। आपको बताने में से ब्रेक इवन पॉइंट पर कौन सा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स निकालने का इन द यूनिट्स। तो ये करेक्ट सिचुएशन है। अगर एक करेक्ट है तो बाकी इसका मतलब इनकरेक्ट रहेंगे। सेल्स रिवेन्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं। सेल्स रिवेन्यू तो टोटल होता है। प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं। सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, नहीं। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडिंग बाय कंट्रीब्यूशन क्या है इसका हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, फैक्ट्री कॉस्ट क्या शामिल नहीं करती। क्या फैक्ट्री कॉस्ट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल करती है, हाँ जी करती है, करती है, बिल्कुल करती है। बर्डन शामिल करती है, जी करती है। फैक्ट्री ओवरहेड शामिल करती है, जी करती है। ऑफिस ओवरहेड शामिल नहीं करती, ऑफिस ओवरहेड शामिल नहीं करती। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट को काट कर आप डायरेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन रिलायबल हो जाएगा और अच्छे से फ्रेम्ड हो जाएगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को शामिल करती है। देखिए इनडायरेक्ट भी शामिल होती है, अगर इनडायरेक्ट रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके माइंड में ये आ सकता है कि इनडायरेक्ट तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी हम इसमें शामिल करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, if depreciated value of asset costing rupees 1 lakh, if depreciated value of asset costing rupees 1 lakh after 3 years comes at 76,000 under straight line depreciation, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 1 लाख रुपए की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, 1 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है। और 3 साल बाद कितने की रह गई, 76,000 की रह गई, 76,000 की। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमने 3 साल में कितना लगाया, 24,000 रुपये। ये 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन लगा। और हमें पता है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो हर साल मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 8,000 रुपीज़। हर साल 8,000 रुपये का डेप्रिसिएशन मैंने क्या किया है, चार्ज किया है। तो हमें बताना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी, 8%। कितनी आ जाएगी, 8%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट गलत है। इन कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स में बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए कंसाइनी के सारे खर्चे क्या डायरेक्ट होते हैं, नहीं, कुछ खर्चे वो इनडायरेक्ट भी
करता है। तो ये क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कंसाइनी इज एन एजेंट ऑफ द बिजनेस, ये सही है। डेल क्रेडिटर कमीशन इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये गलत है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाज, इनमें से आपको बताना है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन सी थी। तो मैं बता दूं आपको, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, विजी कैल्क, इसका मतलब विजिबल कैलकुलेटर। विजी मतलब विजिबल, के सी ए एल सी मतलब कैलकुलेटर, विजिबल कैलकुलेटर हमारा क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी। लोटस भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, और फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज है। और एस की फुल फॉर्म मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एस की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक इन विच, लेजर एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें बेसिकली हम करते हैं ऑल अकाउंट्स आर कैप्ट, ऑल अकाउंट्स आर कैप्ट, जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब लेजर बुक में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ना खाली पर्सनल, रियल और नॉमिनल, देखिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों प्रकार के अकाउंट्स हम इसमें मेंटेन करके चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल टू विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है, और बिजनेसमैन का जनरली जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमें किसकी फैसिलिटी मिलती है, बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, देर इज अ नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यू टू, फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। देखिए फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन जो है, और क्योंकि डिफरेंसेज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इवन बनाने के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन वो अनइवन है उसको इवन बनाने के लिए, डिफरेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए हमें क्या पड़ती है, फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, एन अनफेवरेबल बैलेंस मीन, आपको बताना है इनमें अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, देखिए कैश बुक का बैलेंस डेबिट जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, प्लस का बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट, ये भी एक फेवरेबल बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट्स के डेबिट बैलेंस ही होते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, देखिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी एक प्लस का बैलेंस होता है, बचा कौन सा, डेबिट बैलेंस इन पासबुक। तो डेबिट बैलेंस इन पासबुक एक नेगेटिव बैलेंस होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की 100 क्वेश्चन की सीरीज, एंड मैं हूँ विक्रम फ्रॉम द विवियन इंटीग्रेटेड कॉमर्स एंड आर्ट्स अकेडमी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना जो है थोड़ा सा समय निकाल कर फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी क्लास में रेगुलर बेसिस पर लेता रहूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है आप एक बार अपना फीडबैक पोस्ट कर दें, ताकि मैं उसको देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका शेयर एंड सपोर्ट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी क्लास रेगुलर बेसिस पर लेता रहूं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और क्वेश्चन के बारे में राय जरूर दें, क्वेश्चन किस तरीके थे, अच्छे थे, मीडियम थे या इजी थे या बिल्कुल हार्ड थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे, ताकि मैं क्वेश्चनों को उसी तरीके से मिला जुला कर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।